सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास में अपन लघु बीजाणु जनन के बारे में चर्चा करेंगे। लघु बीजाणु जनन के बारे में चर्चा करने से पूर्व अपन ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था एक बार शॉर्टली उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो में अपन ने नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास के बारे में चर्चा की थी। तो उसके अंदर अपन ने जो नर युग्मकोद्भिद की विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था के अंदर अपन ने चर्चा की थी। तब अपन ने ये कहा था कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर परागकोश की जो संरचना होती है वह सब संरचनाएं हैं एक समान उत्तक की बनी हुई होती है। एक समान उत्तक की बनी हुई, उसके अंदर से ये उत्तक एपिडर्मिस से घिरा हुआ था। फिर अपन ने ये जो उत्तक था, ये उत्तक समजात उत्तक था, अर्थात यह जो उत्तक था अविभेदित था। फिर अपन ने यह बात की कि इसके अंदर से कोई एक जो कोशिका थी वो आकार के अंदर बड़ा हुई। आकार के अंदर जब बड़ा हुई उसका जीवद्रव्य सघन हुआ, तब अपन ने उसको नाम दिया था आर्किस्पोरियल सेल या उसको नाम दिया था प्रपसु कोशिका। उस प्रपसु कोशिका के अंदर फिर अपन ने आगे बात की, उस प्रपसु कोशिका थी, उस प्रपसु कोशिका को अगर मैं यहाँ लूँ तो इस प्रकार से जो प्रपसु कोशिका थी, उस प्रपसु कोशिका के अंदर परिणत विभाजन हुआ और परिणत जब विभाजन हुआ तो परिणत विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं थी, परिधि की ओर जो कोशिका थी, उसको अपने नाम दिया था प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो अंदर की ओर जो कोशिका बनी उस कोशिका को अपने नाम दिया था बीजाणुजन कोशिका। ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है उस कोशिका के अंदर 4 स्तर मैंने आपको बताए थे। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर और फिर लास्ट टेपिटम। ये जो बीजाणुजन कोशिका थी, इस बीजाणुजन जो कोशिका थी, इस बीजाणुजन कोशिका के अंदर मियोसिस विभाजन हुआ और मियोसिस विभाजन से एक कोशिका से 4 लघु बीजाणु या 4 परागकणों का निर्माण हुआ। अपने यहां तक चर्चा की थी। अब अपन अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाते हैं तो आगे अपना टॉपिक आता है लघु बीजाणुजन। तो लघु बीजाणुजन की आज अपन यहां चर्चा करेंगे। लघु बीजाणुजनन को इंग्लिश में यदि बात की जाए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अपनी बायोलॉजी के अंदर जहां पर भी जेनेसिस शब्द आता है, बायो के अंदर जहां पर भी जेनेसिस शब्द आता है तो जेनेसिस शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। तो यहां देखना, जेनेसिस का अर्थ मैं लिख देता हूं यहां निर्माण होना, ठीक है। अब देखना आगे, माइक्रोस्पोर को हिंदी में नाम दिया जाता है लघु बीजाणु। अर्थात अगर अंग्रेजी से मैं हिंदी में बात करूं तो ये वाला जो शब्द है इसका अर्थ होता है लघु बीजाणु और यहां हो गया इसका निर्माण, अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण। अब आपको सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया था लघु बीजाणु का मतलब क्या होता है, परागकण, है ना। परागकणों का निर्माण किससे होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। वो कैसी कोशिका होगी, द्विगुणित कोशिका होगी। उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, उसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या होगा, जो एक कोशिका है उससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, अर्थात परागकणों का निर्माण होगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और नोट करेंगे। लघु बीजाणु जनन तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित परागकोश, यहां अपन अगर आप सबको ध्यान है तो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था कि द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर परागकोश होता है। उस परागकोश के अंदर कितनी पाली पाई जाती है, 2 पाली। तो यहां देखना 1 पाली और ये 2 पाली। फिर मैंने ये कहा था कि प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। यहां मैं बात करूं, ये लो 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन ने आगे क्या किया, अर्थात एक द्विबीजपत्री पादप के अंदर कितनी पालियां, 2, और उस पाली में प्रकोष्ठ कितने, 4। लेकिन फिर अपन ने एक अपवाद पढ़ा, मालवेसी जो कुल था उस मालवेसी कुल के अंदर जो परागकोश है वो परागकोश कितने पाली, 1 पाली युक्त होता है, अर्थात उसके अंदर कितनी प्रकोष्ठ पाए जाएंगे, 2। फिर मैंने आपको यहाँ ये जो डायग्राम था इसका इतना टीएस काट के आगे दिखाया। उस टीएस के अंदर अपन ने बताया था, है ना, परागकोश के बारे में जो संरचना है उसका आगे अध्ययन किया था। और इसका जब टीएस काटा तो मैंने आपको बताया था
इस प्रकार की संरचना, ये एपिडर्मिस से घिरा हुआ, उसके बाद एपिडर्मिस है, उसके बाद कौन सी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद 1 से 3 स्तर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद कौन सी टेपिटम, टेपिटम के बाद यहां फिर मैंने आपको बताया था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर फिर अपन ने कौन सा विभाजन करवाया, मियोसिस, मियोसिस से अपने पास क्या बना, लघु बीजाणु। एक कोशिका से कितने, 4। अब देखना आगे तो सुनना, पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में, ठीक है, तो पराग कोश की, ये वाला पराग कोश, इसका टीएस काटा, यहां इसका टीएस दिखा रहा हूं आपको। अब देखना सुनना, पराग कोश की, ये पराग कोश हो गया, पराग कोश की लघु बीजाणु धानी, ये वाली, इसको अपन ने क्या नाम दिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु धानी, है ना। तो लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित, ध्यान रखना भाई इसका, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात नाम से पता चल रहा है लघु बीजाणु जन, अर्थात लघु बीजाणु है उसका निर्माण होना, है ना। लघु बीजाणु का निर्माण किससे होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किस प्रकार होगा, मियोसिस के द्वारा। मियोसिस के द्वारा क्या होगा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो द्विगुणित है उसके अंदर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिका या 4 परागकण या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और इस प्रक्रिया को मैं नाम क्या दे दूंगा, लघु बीजाणु जनन। ठीक है। अब दूसरी मैंने यहां देखना, अगर इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसको अपन और नाम दे सकते हैं, है ना। देखो निर्माण किसका होगा, परागकणों का, परागकण का दूसरा क्या नाम है, लघु बीजाणु। अब देखना, तो इसको मैं नाम दे देता हूं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका। आगे देखना, अब देखना भाई लघु बीजाणु जन है, इसको अगर एक बार फिर अपन डिफाइन करें, है ना, तो लघु बीजाणु जन के अंदर ये प्राथमिक कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे देखना भाई, अब आप सबको पता है कि लघु बीजाणु का निर्माण होगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित थी उससे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने का निर्माण हुआ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। जब एक कोशिका थी उससे कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4। तो ये चारों के चारों जो लघु बीजाणु होंगे एक व्यवस्था के अंदर ये क्या रहेंगे, एक व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहेंगे। उस व्यवस्था का अपन अध्ययन करते हैं। जब लघु बीजाणु है 4 बनते हैं तो इनको मैं नाम दे देता हूं। देखो 4, एक का नाम देते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, तो 4 को नाम देता हूं मैं टेट्राड बोला जाता है इनको, टेट्राड। और टेट्राड को हिंदी में नाम देते हैं, लघु बीजाणु 4 की फॉर्म में बनते हैं, एक कोशिका से 4, तो इनको नाम दिया जाता है चतुष्क। तो देखना परागकण चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देखना जो ये चतुष्क होते हैं ये पादपों के अंदर ये जो परागकण चतुष्क के रूप में बनते हैं, यह एक व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था है उसके कितने प्रकार है भाई, 5 प्रकार। तो जो पहली व्यवस्था है उसके बारे में अगर बात की जाए तो परागकण जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं उनके अगर टाइप की बात की जाए, उनकी व्यवस्था की बात की जाए तो ये व्यवस्था 5 प्रकार की होती है। तो परागकण यदि चतुष्फल की व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित हो तो इसे अपन नाम देते हैं चतुष्फलकीय। ये जो चतुष्फल की व्यवस्था होती है यह व्यवस्था डाइकोट प्लांट के अंदर पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पराग जो कण होते हैं वह चतुष्फलकीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो चतुष्फल की व्यवस्था होती है इसके अंदर चतुष्फल की व्यवस्था के अंदर अगर अपन परागकण चतुष्क को बाहर से देखते हैं तो इन अपने को 3 परागकण या 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। देखो एक ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और जो चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इन 3 के ठीक पीछे की ओर स्थित रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है, चतुष्फलकीय। और यह व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर यह व्यवस्था पाई जाती है। जो दूसरी व्यवस्था होती है, जो दूसरा प्रकार होता है, उस दूसरे प्रकार को नाम दिया जाता है समद्विपार्श्विक। तो ध्यान से देखना, सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है 2, और पार्श्व का मतलब होता है एक दूसरे के पार्श्व में। अर्थात एक लघु बीजाणु है उसके ठीक पार्श्व के अंदर एक दूसरा लघु बीजाणु पाया जाएगा। इस व्यवस्था को नाम दिया जाता है समद्विपार्श्विक। तो देखना ये 4 लघु बीजाणु,
4 लघु बीजाणु या चतुष्क, इस चतुष्क के अंदर जो लघु बीजाणु होंगे वो लघु बीजाणु एक दूसरे के पास पास अर्थात समान समद्विपार्श्विक, अर्थात समान रूप से 2 लघु बीजाणु समान रूप से एक दूसरे के पार्श्व में एक ही तल के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। बाहर से आप देखोगे चारों के चारों लघु बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्यवस्था होती है ये पाई जाती है मोनोकोट प्लांट के अंदर। मोनोकोट जो प्लांट होते हैं एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर जो चतुष्क होता है वह समद्विपार्श्विक व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। तीसरा नंबर देखना, चतुष्क के जो 5 प्रकार है उसमें तीसरा प्रकार देखना क्रोशित। जो क्रोशित प्रकार होता है, जो क्रोशित रूप से क्रोशित चतुष्क की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था के अंदर यदि आप बाहर से देखोगे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के अंदर जो 2 ये वाले होते हैं, यह 2 एक दूसरे के समकोण पर अर्थात 90 डिग्री के कोण के ऊपर ये दोनों व्यवस्थित रहते हैं। और जो तीसरा जो होता है, यह तीसरा इसके ठीक नीचे की ओर व्यवस्थित रहता है, और जो चौथा होता है वो इसके ठीक पीछे की ओर। तो बाहर से दिखाई देंगे तो तीसरा है ना। अब आप अगर इसके बारे में ठीक ढंग से देखोगे तो पहला चतुष्फलकीय था, ये चतुष्फलकीय है, ये 4 कोण के अंदर चतुष्फलकीय 4 फलकों के अंदर व्यवस्थित था। लेकिन यहां जब क्रोशित की बात की जाएगी तो क्रोशित जो होगा उस क्रोशित में ऊपर वाले जो 2 परागकण या लघु बीजाणु है वह एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित रहते हैं, और तीसरा ठीक इनके नीचे, और जो तीसरा है उसके ठीक पीछे की ओर चौथा लघु बीजाणु व्यवस्थित रहता है। इसका जो क्रोशित का जो उदाहरण होता है, आपको उदाहरण सबके ध्यान रखने हैं। जो तीसरा है क्रोशित प्रकार, इसका उदाहरण होता है मैग्नोलिया। आगे देखना, आगे फिर चौथा प्रकार आएगा टी आकार, है ना। अगर चतुष्क की व्यवस्था, चारों लघु बीजाणुओं की व्यवस्था यदि टी शेप में हो, अर्थात टी शेप में हो, तो इसको अपन नाम देते हैं टी आकार का चतुष्क। अर्थात टी आकार के वाले में देखो, टी से मैं अगर संरचना बनाना चाहूं तो यहाँ ये टी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको कुछ नहीं ध्यान दे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, फिर ये वाला ऐसे, अर्थात ये यहां से देखा जाए ये टी आकार होगा, है ना। तो टी आकार का चतुष्क है या टी प्रकार के चतुष्क में अगर व्यवस्था की जाए तो ये जो 2 लघु बीजाणु होंगे, ये 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहेंगे, है ना। अनुप्रस्थ का मतलब होता है ऐसे और लंबवत होता है ऐसे, है ना। तो देखना, टी आकार के चतुष्क की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो 2 लघु बीजाणु होंगे वो 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहेंगे, और जो 2 नीचे वाले हैं वो लंबवत, ये ऐसे। तो ये किस प्रकार की संरचना आ जाएगी, ये तो हो गए अनुप्रस्थ, ठीक है, और ये हो गए फिर लंबवत, ये। तो ये टी आकार का जो चतुष्क है इसका एग्जाम्पल होता है अरिस्टोलोकिया। अरिस्टोलोकिया प्लांट होता है, उस अरिस्टोलोकिया के अंदर यह टी आकार का चतुष्क पाया जाता है। आगे लास्ट रेखिक चतुष्क। जो रेखिक चतुष्क होता है, यह कुछ पादपों के अंदर यह रेखिक चतुष्क जो पाया जाता है वह एक ही रेखा के अंदर, अर्थात देखना ये ऐसे, है ना, कोई भी रेखा ऐसे, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 अर्थात करने का मतलब लघु बीजाणु है वो एक ही रेखा के अंदर, एक ही रेखिक क्रम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। और इसको अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो हेलोफिला जो प्लांट होता है, हेलोफिला प्लांट के अंदर रेखिक प्रकार का चतुष्क पाया जाता है ना। सब का क्रम और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। फिर आगे देखना भाई, आगे अगर बात की जाए तो ये जो मैंने बनाया है चतुष्फलकीय चतुष्क, अर्थात इसका मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो देखो, एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, ये जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, या प्राग मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है भाई। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये कैसी होती है भाई, द्विगुणित होती है ना। पराग कोश है उसकी कोशिका कैसी होती है भाई, द्विगुणित। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसके अंदर मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया है, इसके अंदर होगा कौन सा विभाजन, मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो अपने पास एक कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4, अर्थात परागकण कितने बनेंगे, 4। अब देखना आगे,
जब ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं तो ये चारों के चारों लघु बीजाणु आपस के अंदर चिपके हुए रहते हैं ना, आपस में कैसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। और ये 4 हैं वो किसका निर्माण करते हैं, टेट्राड का निर्माण करते हैं, अर्थात चतुष्क का निर्माण करते हैं। अब अलग अलग पादपों के अंदर इनकी जो व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कहीं पर चतुष्फल की है ना, कहीं पर रेखिक है, कहीं पर क्रोशित है, कहीं पर टी आकार का है ना। ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग पादपों में अलग अलग पाई जाती है। तो ये जो चारों लघु बीजाणु है यह आपस में जो चिपके हुए रहते हैं, यह आपस के अंदर केलोज द्वारा निर्मित भित्ति के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। चारों लघु बीजाणु बना दिए मैंने, चारों यहां से ये ऐसे चिपके हुए हैं, ये ऐसे। अब ये जो भित्ति है इस भित्ति को नाम दिया जाता है केलोज द्वारा निर्मित भित्ति, और इस भित्ति के ऊपर एंजाइम काम करता है कैलेज। तो ये जो भित्ति होती है इनकी केलोज के द्वारा निर्मित है, और इस भित्ति के ऊपर एंजाइम काम करता है कैलेज। और ये जो कैलेज एंजाइम क्या करता है, इनकी भित्ति का विघटन करता है, अर्थात इनकी भित्ति को क्या कर देता है, तोड़ देगा। जब इनकी भित्ति टूट जाएगी तो ये चारों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो देखना सुनना, ये चारों जो लघु बीजाणु हैं या परागकण हैं, यह केलोज द्वारा निर्मित भित्ति से आपस में चिपके हुए रहते हैं। केलेज नामक जो एंजाइम होता है यह इनकी भित्ति पर कार्य करता है और इनकी भित्ति का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है, जिसके द्वारा ये जो परागकण चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ये जो 4 की संरचना होती है जब अलग अलग हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये परागकण या लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होंगे तो परागकण कैसे हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, है ना। परागकण क्या हो जाएंगे भाई, गोल हो जाएंगे। लघु बीजाणु धानी है, उसके अंदर लघु बीजाणु है वो स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। आगे देखना, आगे देखना भाई। अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ना, वो तथ्य हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, अपवाद मान लो उनको। तो देखना, कुछ पादपों के अंदर परागकण परस्पर चिपककर या मिलकर एक विशिष्ट संरचना पराग पिंड या पोलेनियम का निर्माण करते हैं। देखो कुछ जो पादप होते हैं उन कुछ पादपों के अंदर जो परागकण होते हैं वो परागकण आपस में चिपककर या मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। उस विशेष संरचना को नाम दिया जाता है पराग पिंड या पोलेनियम, है ना। इसका उदाहरण होता है कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स। आँख, आँख का मतलब अपने यहाँ स्थानीय भाषा के अंदर क्या नाम दिया जाता है, आंकड़ा। तो उस आंकड़े के जो पादप होते हैं उस पादप के अंदर जो परागकण होते हैं वो परागकण आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक कर पराग पिंड, जब कोई चीज चिपकेगी आपस में तो वो किसका निर्माण कर देगी, बहुत सारी चीजें आपस में चिपक रही है, बहुत सारे परागकण आपस में चिपक रहे हैं तो वो पिंड बना देंगे। तो उसको अपन नाम देते हैं पराग पिंड या पोलेनियम। ये पोलेनियम का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पोलेनियम है जैसी संरचना किस में पाई जाती है, या पोलेनियम क्या है, कौन से पादप के अंदर ये पाया जाता है। तो इसका उदाहरण हो गया आँख और ऑर्किड्स। आगे देखना, यहां पर आँख के अंदर कैलोट्रोपिस के अंदर कौन चिपक रहा है आपस में, परागकण, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे देखना, कुछ पादपों में अनेक परागकण चतुष्क, यहां पर ऐसे परागकण, ठीक है, ऐसे आपस में चिपक गए, है ना। वहां अगर इसकी संरचना का आँख के अंदर अध्ययन करें तो ऐसे आता है, ये परागपिंड आपस में, ये परागकण आपस के अंदर क्या हो गए, चिपक गए। तो इसको अपने क्या नाम दे दिया, पराग पिंड, ठीक है। आगे देखना, कुछ पादपों में अनेक परागकण चतुष्क, यहां ध्यान देना भाई, जो आँख था उस आँख में आपस में कौन चिपक रहे थे, एक अकेला परागकण, अर्थात परागकण है, बहुत सारे परागकण चिपक रहे थे, लेकिन यहां पर कौन चिपकेगा, चतुष्क। तो ध्यान रखना, कुछ पादपों में अनेक परागकण चतुष्क परस्पर संलग्न होकर संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा उसको बोलेंगे ड्रोसेरा टाइफा। ड्रोसेरा और जो टाइफा पादप होगा उस पादप के अंदर अनेक परागकण चतुष्क आपस में संयुक्त होकर, आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, संयुक्त परागकणों का निर्माण कर देंगे। और उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ड्रोसेरा और टाइफा। आगे देखना भाई, आगे वाला जो टॉपिक है इसके अंदर नाम दिया जाता है बहुबीजाणुता, पॉलीस्पोरी। तो बहुबीजाणुता की अगर बात की जाए, अगर अपन समझने का प्रयास करें तो यहां पर बहु जो शब्द होता है उसका हिंदी में अर्थ होता है अनेक। तो देखना, अनेक बीजाणु। अब देखना भाई, यहां मैं अगर चतुष्क बनाऊं,
ये मैंने बनाया चतुष्क, है ना। एक जो चतुष्क होगा उस एक चतुष्क के अंदर कितने लघु बीजाणु या कितने परागकण होंगे? 4, है ना। अरे भाई टेट्राड बनता है, एक लघु बीजाणु मात्र जो कोशिका थी उसमें मियोसिस हुआ तो एक कोशिका से कितने परागकणों का निर्माण हुआ? 4 का। अब देखना 4 का, और 4 के अपने प्रकार भी पड़े हैं, टेट्राड के विभिन्न प्रकार के प्रकार। तो देखना यहां अगर यदि एक चतुष्क में होने कितने चाहिए? 4 परागकण, 4 लघु बीजाणु। तो देखना यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इस अवस्था को बहुबीजाणुता नाम दिया जाता है। भाई मेनली, है ना, मेनली होने कितने चाहिए? 4, और यदि 4 से ज्यादा हो तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? बहुबीजाणुता नाम दे देता हूं। अब अपन इसके बाद आगे का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का आगे का भाग परागकोश का स्फुटन, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।